Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Asan Math with lecturer Misbahullah. Dear student, लेक्चर नंबर फर्स्ट में बेसिक्स ऑफ फंक्शंस जो है उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था पिछली वीडियोस में। आज हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2 में पढ़ेंगे उससे आगे कि हम जो है फंक्शन को किस तरह आप डिफाइन करेंगे। तो जो बेसिक्स थी, बेसिक्स ऑफ फंक्शन, उसमें सेट था, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, फिर रिलेशन, उसके बाद जो है उसकी डिफिनीशन, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये हमने की है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और फिर उसके बाद हमने किया था रिलेशन, एंड रिलेशन के बाद हमने किया था वेन डायग्राम ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, डोमेन ऑफ द रिलेशन, को डोमेन एंड इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स एक्सेट्रा। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फंक्शन को सही तरीके से समझने के लिए आपने वही बेसिक्स पढ़ने हैं जो हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देख लें, उसमें से जो बेसिक्स है उसको सीख लें, फिर उसके बाद आप लोग जो है फंक्शन को फिर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन, तो आइए अभी फंक्शन की डिफिनीशन करते हैं। तो फंक्शन ये असल में रिलेशन ही होता है, लेकिन उस रिलेशन पर हम जो है कुछ कंडीशन लगा देते हैं। उस कंडीशन को अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो फिर उसको हम फंक्शन कहेंगे। सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग टू कंडीशन। ठीक है, वहाँ पर हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन का डोमेन पढ़ा था, उसका रेंज पढ़ा था, वगैरह वगैरह। तो अभी उसी पर जो है हम कुछ कंडीशन लगाते हैं। So, if a relation satisfied this condition that the domain of the relation is equal to the set A, ठीक है, अगर जो उसमें जो फर्स्ट सेट है, सेट ए, वो इन्वॉल्व है, तो वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, डोमेन जो है उस रिलेशन का पूरा सेट ए ही आ रहा है। ठीक है, तो फिर यही इसको हम फंक्शन कहेंगे। एक ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा क्या है? देयर विल बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। जो आप रिलेशन उठाते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट से, तो उसमें जितनी भी ऑर्डर पेयर्स है, तमाम ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही कहते हैं कि देयर विल बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स। जितनी भी ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार आएगा। अगर कहीं पर भी आपको ऐसे 2 या 3 ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो फिर उसको हम फंक्शन नहीं कह सकेंगे। तो फंक्शन की 2 कंडीशंस है। रिलेशन पर हम 2 कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद उसको हम फंक्शन कहेंगे। वो कौन से 2 कंडीशन है? नंबर फर्स्ट ये वाला है कि उस रिलेशन का जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होना चाहिए। दूसरा, उस रिलेशन की जितनी भी ऑर्डर पेयर उसमें है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मतलब हम रिपीट नहीं कर सकते, उसको हम एक बार इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल स्टडी करते हैं इस पर। लेट टेक एन एग्जांपल एफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है जी, इससे मैंने एक रिलेशन लिया। रिलेशन जो है ए क्रॉस बी आप लोगों ने मालूम करना है, उससे फिर आपने एक रिलेशन लेना है। मैंने डायरेक्ट अभी रिलेशन ले लिया कि 1 इज रिलेटेड टू सी, 2 is related to A and 3 is related to C। ठीक है, ये जो है ये मैंने एक रिलेशन लिया हुआ है। अभी आपको साफ साफ नज़र आ रहा है इसमें जो डोमेन है, डोमेन क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, 1 है, 2 है और 3 है। ये फर्स्ट एलिमेंट्स जितने भी होंगे उसको हम एक सेट में इनक्लोज करेंगे, उसको हम कहेंगे डोमेन। सो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज 1, take 2 from there here and take 3 from here. So 1 2 3 is the domain and you can see that 1 2 3 as the set of A। ठीक है, तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज इक्वल टू द सेट ए। सो फर्स्ट कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड फॉर दिस रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ चेक कंडीशन नंबर 2, देयर विल बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स। तो अभी आप लोगों ने तमाम ऑर्डर पेयर्स को देख ले, यहाँ पर 3 ऑर्डर पेयर है हमारे साथ इस रिलेशन में, और यहाँ पर जो 1 है सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में आपको 1 नज़र नहीं आएगा। इसी तरह 2 भी जो है वो सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर में आ रहा है, और इसी तरह 3 भी एक ही ऑर्डर पेयर में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला रिलेशन जो है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट विल बी अ फंक्शन। सो इसको हम अब फंक्शन कह सकेंगे। एंड देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स, इन अदर वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर टेकिंग पार्ट्स एंड द मैपिंग ओनली एट वंस। सो आर इज अ फंक्शन।
अभी आप लोग अगर यहाँ पर देख ले, मैं यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सी जो है सी रिपीट हो रहा है, देख ले सी रिपीट हो रहा है, तो फिर क्यों हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो है सी को हम जो है वो नहीं करेंगे, सी को हम नहीं कंसिडर करेंगे। सी चाहे 10 बार आ जाए, चाहे 20 बार आ जाए, चाहे एक बार आ जाए, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाया हुआ है वो दोनों कंडीशन वो रिलेट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर के साथ। ठीक है, फंक्शन का होना या ना होना वो डिपेंड करता है सेट ए पर, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट होता है। तो फर्स्ट सेट से सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, एक ये वाला कंडीशन है। दूसरा, अगर वो इन्वॉल्व हो रही है तो सिर्फ एक बार उसको वो जो है इन्वॉल्व होंगी, तो इसको हम कहेंगे फंक्शन। यहाँ पर दूसरी जो वैल्यू है ऑर्डर पेयर में, जो सेकंड वैल्यू आती है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, चाहे ये पूरी सेट भी आ जाए या ना आ जाए, या रिपीट हो या रिपीट ना हो, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होगा फंक्शन के डिफिनीशन के, जब डिवीजन फंक्शन की डिफिनीशन हम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एग्जांपल लेते हैं। इस ये मैंने एग्जांपल लिया है, इफ इज अ रिलेशन, it does that we will call it a relation after if it satisfied the two condition which we have defined in the previous slides, so then we will call it a function। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 जो है ये रिलेट हो रहा है सी के साथ, इसी तरह 2 जो है रिलेट हो रहा है ए के साथ, इसी तरह 3 रिलेट हो रहा है सी के साथ। उसी एग्जाम्पल का मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है। तो वेन डायग्राम से भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 से एक एरो जा रहा है, ठीक है, 1 इन्वॉल्व हो रहा है, 2 से एरो जा रहा है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, 3 से एरो जा रहा है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज द होल सेट कंटेनिंग 1 2 3। जो नंबर्स इस सेट में हमने लिए हैं सारे के सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि हर एक एलिमेंट से एक एरो जो है वो जाएगा, सिर्फ एक बार वो इन्वॉल्व होगा। तो देख लिए 1 सिर्फ एक बार इन्वॉल्व हो चुका है इस मैपिंग में, इसी तरह 2 भी एक बार इन्वॉल्व हो चुका है, एंड 3 भी जो है सिर्फ जस्ट एक बार वो इन्वॉल्व हो चुका है। तो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन है। वहाँ पर वो डिफिनीशन अप्लाई कर लो जो ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर में हम कहते हैं कि डोमेन सेट ए के बराबर होगा और फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह हम कहेंगे कि जो फर्स्ट सेट है इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो मैपिंग में हिस्सा लेगा अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, मीन्स देयर विल बी एन एरो स्टार्टेड फ्रॉम द ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट to the second set, and the next condition is that only one arrow will leave every element of this set, so this is a function। ठीक है, ये फंक्शन है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ अ रिलेशन। क्या ये फंक्शन बनता है कि नहीं? अच्छा, बनता है कि नहीं? अच्छा, आप लोग कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं बनता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 इन्वॉल्व हो रहा है, 3 इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 रहता है। तो इसका मतलब ये कि 2 यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो डोमेन जो है वो सिर्फ 1 और 3 के बराबर है, विच इज़ नॉट इक्वल टू द होल सेट ए, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, वो पहला कंडीशन यहाँ पर फेल हो रहा है, तो इसको हम फंक्शन नहीं कह सकेंगे। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ये क्या फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन क्यों नहीं है? अच्छा, तो ये फंक्शन है या नहीं, ये तो हम चेक करेंगे। यहाँ पर देख ले 1 इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है जी, 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा और 3 इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एक तो ये कंडीशन फेल हो रहा है कि डोमेन और द होल सेट फर्स्ट सेट का जो है बराबर नहीं है, एक कंडीशन तो ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। दूसरा कंडीशन भी फेल हो रहा है, क्यों? 1 इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन 1 इन्होंने जो है 2 बार इन्वॉल्व किया हुआ है। 1 को ए के साथ भी रिलेट किया हुआ है और 1 को बी के साथ भी रिलेट किया हुआ है। ये भी फंक्शन के खिलाफ हम जा रहे हैं। फंक्शन में हम कहते हैं कि जब इससे हर एक एलिमेंट से एक एरो होना चाहिए, मतलब वो इन्वॉल्व होना चाहिए और सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर 1 2 बार इन्वॉल्व हो चुका है, 1 ए के साथ भी रिलेटेड है और इसी तरह 1 बी के साथ भी रिलेटेड है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला अगर हम देख ले तो 1 2 3 सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक ही बार इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दिस इज अ फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा, तो ये फंक्शन है कि नहीं है, तो सबसे पहले देख ले यहाँ पर ए जो है, ए 3 बार इन्वॉल्व हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन नहीं, ये जवाब गलत होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि फंक्शन के डिफिनीशन में हम सेकंड सेट टारगेट नहीं करते, चाहे सेकंड सेट में 4 इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं, या किसी एक को बार बार इन्वॉल्व किया जा रहा है, कोई मसला नहीं, हमने सेकंड सेट को टारगेट नहीं करना है। फंक्शन की डिफिनीशन के लिए हमने पहले सेट को टारगेट करना है, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन अगर फर्स्ट सेट में
4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सो यहाँ पर 1 इन्वॉल्व हो रहा है, 2 इन्वॉल्व हो रहा है, 3 इन्वॉल्व हो रहा है। इट मीन्स दैट द फर्स्ट कंडीशन हैज़ बीन सेटिस्फाइड फॉर दिस रिलेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट 1 इन्वॉल्व हो रहा है और सिर्फ एक ही बार इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पर 2 इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ एक ही बार इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पर 3 इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ एक ही बार इन्वॉल्व हो रहा है। मीन्स 1 सिर्फ ए के साथ रिलेटेड है, 1 किसी और एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। इसी तरह 2 सिर्फ और सिर्फ ए के साथ रिलेटेड है, किसी और एलिमेंट के साथ फिर रिलेटेड नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ तो फिर ये फंक्शन नहीं बनेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 2 जो है इसको सी के साथ भी रिलेट कर लो तो फिर ये फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन इस फिलहाल जो जिस फॉर्म में अभी है ये वाला, अभी ये फंक्शन है। ठीक है जी, ये फंक्शन है अभी, क्योंकि हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है और सिर्फ एक बार इन्वॉल्व हो रहा है। अभी इसको देख लेते हैं ये वाला फंक्शन है कि नहीं है। इसमें मैंने जो है 1 को ए के साथ रिलेट किया हुआ है, 2 को ए के साथ भी रिलेट किया हुआ है और 2 को सी के साथ भी रिलेट किया हुआ है और इस तरह 3 को बी के साथ। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हैज़ बीन सेटिस्फाइड बाय दिस रिलेशन। Second one has not second one condition there is a problem because 2 जो है 2 को हमने 2 बार इन्वॉल्व किया हुआ है। 2 को ए के साथ भी रिलेट किया हुआ है और 2 को सी के साथ भी रिलेट किया हुआ है, तो इसमें मसला आ रहा है। तो यहाँ पर इस वजह से ये फंक्शन नहीं बनेगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन था और ये वाला जो है ये वाला अभी फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें 2 बार इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा जी, अभी उस डिफिनीशन को हम जो पहले डिफिनीशन था उसको हम अभी दूसरी तरह डिफाइन करते हैं, उसको स्टेटमेंट की मदद से डिफाइन करते हैं। वहाँ पर हमने 2 कंडीशन जो कि टेबुलर फॉर्म थे, मींस एक लिस्ट का 2 कंडीशन का एक लिस्ट था। अभी हम एक स्टेटमेंट में जो फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं। सो लेट्स सी अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, तो जाहिर है ये एक रिलेशन ही होगा। रिलेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, ये नोटेशन है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एज अ रिलेशन। ये असल में एक रिलेशन होता है विच असाइन टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो अब इस स्टेटमेंट पर आप लोग गौर कर ले, वो दोनों कंडीशन यहाँ पर हम जो है उसको कंबाइन कर रहे हैं। किस तरह? अच्छा देखते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एज अ रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है कि ये रिलेशन होगा। अच्छा, उसके बाद विच असाइन टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ से देख ले, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ तक वो जो फर्स्ट कंडीशन था कि हम कहते हैं कि डोमेन ऑफ द रिलेशन शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट सेट ए, तो ये वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि विच असाइंस टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब ये कि एक हर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है इस फंक्शन में इन्वॉल्व होगा, तो इसका मतलब ये कि डोमेन विल बी इक्वल टू द सेट ए। अच्छा, उसके बाद यहाँ से अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, हर एक एलिमेंट ए सेट से इन्वॉल्व होगा इस मैपिंग में, इस फंक्शन में हिस्सा लेगा, लेकिन किस तरह? अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, ये फंक्शन जो है असल में रिलेट करता है हर एक एलिमेंट को, सेट ए के हर एक एलिमेंट को, लेकिन सेट ए के हर एक एलिमेंट को सिर्फ ए के एलिमेंट बी से जो है रिलेट करेगा। बी से उसको सिर्फ ए के एलिमेंट रिलेट होगा। मीन्स यूनिक एलिमेंट इन सेट बी विल बी प्रेजेंट विच विल बी असाइंड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये वो यूनिकनेस की बात आ रही है कि देयर विल बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स। तो उस दोनों कंडीशंस को हमने इसी एक स्टेटमेंट में जो है कंबाइन किया हुआ है। आप इस पर थोड़ा सोच लें, फिर इजी हो जाएगा। अच्छा, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। अभी देख लो, वही एग्जांपल है, उस सेट मैंने ए लिया है 1 2 3 और सेट बी जो है वो ए बी सी है। तो यहाँ से देख लेते हैं, क्लियरली एफ इज अ फंक्शन बिकॉज इट असाइंड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए जो है उसमें 1 था, 2 था और 3 था। ठीक है, उसी सेट के बारे में मैं बता रहा हूँ जो सेट हमने लिया था 1 2 और 3। ठीक है, तो ये फंक्शन रिलेट कर रहा है टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मीन्स 1 भी है यहाँ पर, 2 भी है और 3 भी है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का हम उसको यूनिक एलिमेंट असाइन कर रहे हैं। 1 को सिर्फ और सिर्फ सी असाइन हुआ है, कहीं और नज़र आ रहा है कि 1 को कोई और एलिमेंट हमने असाइन किया हुआ है? नहीं, 1 को सिर्फ और सिर्फ सी असाइन हुआ है। इसी तरह 2 को सिर्फ और सिर्फ ए असाइन हुआ है। इसी तरह 3 को सिर्फ सी असाइन हुआ है। ठीक है, अगर कहीं और मैं यहाँ पर एक और ऑर्डर पे लिख लूँ कि 3
बी भी इसमें है। तो इसका मतलब है कि 3 को यूनिक एलिमेंट असाइन नहीं हुआ, 3 के लिए सी भी मौजूद है और 3 के लिए बी भी मौजूद है। तो ये यूनिकनेस यहाँ पर जो है वो हम वायलेट कर रहे हैं कि 3 को सी भी जो है उसको रिलेट किया हुआ है और 3 को बी भी रिलेट किया हुआ है। तो देयर आर टू एलिमेंट सी एंड बी विच आर रिलेटेड विद 3, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिया ये फंक्शन है, लेकिन इस चीज़ को हम इरेज करेंगे यहाँ से। अच्छा, अभी ये वाला जो ये फंक्शन है, क्योंकि 1 2 3 इन्वॉल्व 4 है पूरी की पूरी, और हर एक एलिमेंट को सिर्फ यूनिक एलिमेंट जो है असाइन हो रहा है, मीन्स रिपीटिशन नहीं है इसमें। ठीक है जी। फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। अभी हम फंक्शन जो है हमने सीख लिया। ठीक है कि व्हाट इज फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन असल में बेसिकली रिलेशन है, और रिलेशन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही से लेते हैं अक्रॉस भी दो सेट्स के जो ऑर्डर पेयर बनते हैं। फिर उस रिलेशन पर वही दो कंडीशन के डोमेन सेट ए के बराबर होगा और रिपीटिशन उसमें नहीं होगा। अच्छा जी, तो अब इसको एक्सप्रेशन इसको किस तरह हम डिनोट करते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब हम अब डिफाइंड फॉर्म में आते हम फंक्शन को अब डिफाइन करेंगे। ये एक टेबुलर फॉर्म था, हम बाय फोर्स या इसी तरह मैनुअली हम एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के साथ जोड़ लेते थे। अभी हमें फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, डिफाइंड फॉर्म में एक मशीन दिया गया होगा, उस मशीन खुद एक प्रोसेस करेगा, उसका अपना एक मैकेनिज्म होगा, उससे हमें आउटपुट मिलेगा। अच्छा जी, तो इसको हम लिखेंगे कि y दिस इज एन आउटपुट वैल्यू विच can be derived, which can be determined by a function f, and x is the input for the function f. So x is input value, y is output value, and f is the function which operates on x to get y. ठीक है, तो ये इस तरह इसका एक्सप्रेशन बनता है। लेट्स से दिस इज एग्जाम्पल g ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा, ये g जो है ये फंक्शन है, ये x पर ऑपरेट होगा। किस तरह ऑपरेट होगा, इस तरह ऑपरेट होगा कि x के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ फिर 3 को ऐड करना है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, एक्सप्रेशन है। इस फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है, 2x प्लस 3, इसका मैकेनिज्म है। इस तरीक़ेकार से ये काम करेगा। तो अभी हम फंक्शन पे आ गए डिफाइंड फॉर्म में। क्या डिफाइंड फॉर्म है, वहाँ पर हम जस्ट 1 को a के साथ रिलेट करो, 2 को 3 के साथ, c के साथ रिलेट कर लो, वगैरह वगैरह। यहाँ पर अब वो हम नहीं कहेंगे, हम इस तरह एक फंक्शन के मैकेनिज्म को डिफाइन करेंगे, हम खुद ब खुद फिर उससे वैल्यू लेंगे। अभी अगर आप लोग यहाँ पर 1 पुट कर लेते तो ये 2 1 2 बन जाएगा और 2 को 3 के साथ ऐड करके 5 बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर 1 के लिए दूसरी सेट में 5 मौजूद है, 5 को हम 1 के साथ रिलेट करेंगे इस फंक्शन के मुताबिक। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं और वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल। सिमिलरली वी कैन टेक अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फॉर एग्जांपल f of x, y which is equal to 2x plus 3y plus 5. दिस इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन जो है एक वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, फंक्शनल नोटेशन, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ पहले स्लाइड में, यहाँ पर फिर से देख लें। फंक्शनल नोटेशन जो है इसमें y जो है ये आउटपुट वैल्यू है, f जो है ये नेम ऑफ द फंक्शन है, ये आप f g h r k m l कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम के मुताबिक। और x जो है ये इनपुट वैल्यू है। ठीक है जी, ये y जो है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है x पर आप इनपुट जो देंगे आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिलेगी। और जो ये x है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। अच्छा, इसकी और रिप्रेजेंटेशन है हमारे साथ, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन सेवरल वेज, फॉर एग्जांपल लाइक वेन डायग्राम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग इस तरह एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और सर्कल में आप एक सेट के एलिमेंट्स लेते हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट्स लेते हैं और उसको रिलेट्स करते हैं, तो इसको कहते हैं हम वेन डायग्राम। अच्छा, फिर होता है ग्राफ। ग्राफ में आपको इसी तरह सर्कल्स नज़र नहीं आएंगे, ग्राफ में सिर्फ आपके साथ होंगे पॉइंट्स और उसके दरमियान एजेस, ठीक है, या एरोस। तो ये पॉइंट्स होंगे और एरोज होंगे, तो इसको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये है प्लाट। ठीक है, प्लाट हम एक्स वाई प्लाट करते हैं, जिस तरह आप लोगों ने जो है ग्राफ्स बहुत सारे देखे होंगे। तो प्लाट, ये प्लाट मीन्स जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं, y की करिस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, हमें एक पॉइंट मिलेगा, फिर उस पॉइंट को सारे पॉइंट जब हम पुट करते हैं तो उस फंक्शन का प्लाट हमें मिलता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ फंक्शन। एक होता है वेन डायग्राम, दूसरा होता है ग्राफ, तीसरा होता है प्लाट। ठीक है, इसको हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे आगे इस प्लाट को, कि फंक्शन के लिए हम जो है वैल्यूज उसको किस तरह हम प्लाट करेंगे। क्लियर। अच्छा जी,
अब आती है कुछ एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, उसको हमें हमें जो है आउटपुट मिलेगा। इसी पॉइंट पर मैं आप लोगों से जो है एक क्वेश्चन करूँगा, आप लोगों ने आंसर देना है कि रियल लाइफ में क्या आप लोग फंक्शन जानते हैं कि किस तरह हम रियल लाइफ में बहुत सारे फंक्शन के साथ जो है जुड़े हुए हैं कि नहीं। मैं कुछ एग्जांपल बता ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो इलेक्ट्रिक फैन होता है, ठीक है, वो एक फंक्शन है। वो क्या करता है, उस फंक्शन को आप देखिए, वो फंक्शन असल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसकी वजह से वो पंखा जो है वो रोटेशन में आता है। और फिर अगर आप उसको इनपुट 1 देते हैं तो जो फैन है वो तेज़ चलेगा। फिर आप इसको इनपुट 2 देते हैं तो वो फिर थोड़ा उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। फिर इनपुट 3 देते हैं तो स्पीड और कम हो जाएगा। इसी तरह ऑन ऑफ भी है उसमें। तो यहाँ पर ये एक फंक्शन की मिसाल है, ठीक है। जो आप फर्स्ट नंबर पर उसको रखते हैं तो वो ज़्यादा करंट छोड़ देता है फैन को, तो जो तेज़ चलता है। 2 पर रखते हैं तो 2 पर उसके साथ एक रेजिस्टर मिल जाता है सर्किट में, मीन्स उसका जो है एक रेजिस्टर से वो सर्किट पास हो जाता है, तो वो करंट या वोल्टेज जो उसके लिए कम रख देता है। उसके बाद वो फैन जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये एक फंक्शन है। फंक्शन बहुत सारे जो है आपकी रियल लाइफ में आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन है। फॉर एग्जांपल जूसर एज अ फंक्शन, उसको आप फ्रूट से जूस बना सकता है। इसी तरह जो वॉशिंग मशीन है ये भी एक फंक्शन की मानंद है। इसी तरह बहुत सारे जो व्हीकल्स है उसमें आप ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रेवल करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, वो भी एक फंक्शन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आप लोग अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप बस का टिकट लेते हैं तो ये भी एक फंक्शन है। आपको सीट अलाट होते हैं ना, जो पहले आता है कहते हैं कि मुझे फलाना सीट चाहिए, उसको फलाना सीट अलाट होता है, तो ये मैपिंग हो रहा है। फिर दूसरा बंदा आता है, वो दूसरा टिकट लेता है बस का, तो उसको दूसरा सीट जो है वो अलाट होता है। तो इसी तरह ये भी एक फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शंस आप जो है वो अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 2x + 3, ठीक है जी। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है एक फंक्शन का। फंक्शन डिफाइंड फॉर्म में f इज द नेम ऑफ फंक्शन, x इज द इनपुट वैल्यू, f ऑपरेट इन x, एंड हाउ इट विल वर्क। इट विल वर्क लाइक दिस. It will take a square on x, then multiply 3 with x², and then add 2 times of x with this term, and after calculating these at last it will add 3 with the answer, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये डिफाइंड फॉर्म में। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ f(2), f(5), f(-3), f(a). तो ये बिल्कुल जाहिर है f(x), x के साथ ये फंक्शन क्या करता है, x के साथ ये फंक्शन जो है क्या करता है, सबसे पहले ये फंक्शन x को लेता है, x को फिर स्क्वायर करता है, उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करता है, फिर एडिशन करके इसको x के साथ 2 को मल्टीप्लाई करता है, और फिर 3 जो है इसके साथ ऐड करता है। ये इसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, x के साथ ये कर रहा है तो 2 के साथ क्या करेगा, 2 के साथ भी वो यही करेगा। सबसे पहले 2 पर वो स्क्वायर लेगा, फिर उस 2 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके 2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर लास्ट में उसके साथ 3 ऐड होगा। तो ये फंक्शन का मैकेनिज्म है। ये डिफाइंड फॉर्म में आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन का मैकेनिज्म है कि ये फंक्शन किस तरह काम करता है, ये किस तरह डिफाइन हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें 2 फुट कर लेते हैं, f(2) मालूम कर लेते हैं। तो f(2) मालूम करने के लिए बिल्कुल ईजी है। जस्ट आप लोगों ने इस तरह करना है कि f(2) की जगह x की जगह, देखिए x की जगह मैंने 2 फुट कर लिया, अभी इस x की जगह भी 2 फुट कर लिया, इस x की जगह भी आपने 2 फुट करना है, और फिर 3 को अपनी जगह पर लगाना है। बिल्कुल इजी है, ठीक है। f(x) अगर इस चीज़ की बराबर है तो f(2) इस चीज़ की बराबर होगा। अगर आप f चेयर या f टेबल या f एप्पल जो भी आप पुट करते हैं इस वेरिएबल की जगह, तो जस्ट उस फंक्शन में आप जो भी पुट करते हैं इस वेरिएबल की जगह वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर x था, तो अभी हमने 2 मालूम करना है, तो x की जगह यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सिंपल, आप लोगों ने x की जगह 2 पुट करना है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, f(2) दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम 2² विल इक्वल टू 4, एंड प्लस 2 टाइम 2 इक्वल 4, एंड प्लस 3, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कैलकुलेशन है, इजी है। अच्छा, 3 4 12 आता है, फिर उसके साथ हम +4 करेंगे और उसके साथ +3 करेंगे, उससे जवाब मिलेगा हमें 19। 4 और 3 7 और 12 19,
मेरे ख्याल से बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों ने ये चीज़ इसलिए सीखना है कि बाद में हम बहुत सारी चीज़ इस पर करनी है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, उसमें फिर हमें पुटिंग करनी है, ठीक है, बहुत सारे जो है इक्वेशंस उसको सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों ने ये सीखना है। सबसे पहले हमने फंक्शन सीख लिया। अभी फंक्शन जो है उसका एक्सप्रेशन किस तरह डिफाइन होता है, तो डिफाइन का कोई मतलब नहीं है, बस ये जो है कि उसका मैकेनिज्म उसको हम मैथमेटिकली लिख देते हैं कि ये क्या करता है असल में। तो ये फंक्शन क्या करता है, एक्स पर स्क्वायर लेता है, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करता है, फिर उसी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी के साथ ऐड करता है और लास्ट में उसके साथ 3 ऐड करता है। तो इस तरह हमने 2 को भी इस मशीन में डाल दिया और उस मैकेनिज्म के साथ 2 से क्या बन गया, 2 से बन गया 19, ठीक है। तो अगर हम वेन डायग्राम में लिखते हैं या ग्राफ में, तो 2 इज रिलेटेड विद 19, या अगर हम ऑर्डर फेयर में लिखते हैं तो 2 इज रिलेटेड विद 19, ठीक है। तो ये 2 की वैल्यू 2 जो है इनपुट है और आउटपुट हमारा 19 है। अच्छा, नेक्स्ट वही फंक्शन है। अब एफ ऑफ 5 मालूम करते हैं। तो एफ ऑफ 5 बिल्कुल इजी है। एक्स की जगह आप लोगों ने 5 पुट करना है, यहाँ पर एक्स की जगह 5 या एक्स की जगह 5, बाकी चीज़ अपनी जगह पर। अभी 5 के साथ भी इसने वही करना है उसी तरीक़ेकार से, क्योंकि फंक्शन हमारा सेम है। तो 5 को स्क्वायर करके 25, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10, फिर +3, इसी तरह 25 3 0 75 एंड +10 +3 इक्वल टू 88। सो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 88, ठीक है जी। एफ ऑफ 5 इक्वल टू 88। अच्छा जी, अभी अब एफ ऑफ -3 पुट कर लेते हैं। तो ये भी मैंने डायरेक्टली लिख लिया। एफ ऑफ -3, तो आप लोगों ने जस्ट एक्स की जगह -3, तो यहाँ पर -3, इस एक्स की जगह -3, इस एक्स की जगह -3 +3, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर। तो -3 के साथ भी वही मैकेनिज्म, -3 को स्क्वायर करके 9, और यहाँ पर माइनस और प्लस, -2 3 0 6 बनता है, +3 3 9 27, -6 +3 इक्वल 30, -6 इक्वल टू 24। सो एफ ऑफ -3 इक्वल टू 24, ठीक है जी। अच्छा, अभी इसमें जनरल कुछ पुट करते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² + 2x + 3 बन रहा है, तो एफ ऑफ ए क्या बनेगा। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एफ ऑफ टेबल, एफ ऑफ चेयर, एफ ऑफ वट एवर यू वांट टू फाइंड, यू कैन फाइंड, जस्ट पुट दैट वैल्यू इंस्टेड ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की जगह आप लोगों ने वही वैल्यू पुट करनी है। तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो जस्ट हमने एक्स की जगह ए पुट करना है, तो हमें एफ ऑफ ए मिलेगा। अगर ये नंबर है तो कैलकुलेट करके हमें आंसर मिलेगा। अगर नंबर नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है, वेरिएबल्स है, तो उस वेरिएबल्स एक्सप्रेशन फॉर्म में हमें आंसर मिलेगा। चलो एक्स की जगह ए पुट कर लेते हैं। तो एक्स की जगह ए या एक्स की जगह ए, ये इस एक्स की जगह ए, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 3a² + 2a + 3 बनेगा। ये 3x² + 2x + 3 बन रहा है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या बनेगा, 3a² + 2a + 3 बनेगा। और अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं एफ ऑफ z को लेट से, तो क्या बनेगा, सिंपल 3z², ओके, + 2z एंड +3। अच्छा जी, अगर आप एफ ऑफ m फाइंड करना चाहते हैं, तो एफ ऑफ m जो होगा वो होगा 3m² + 2m एंड देन +3। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हम फुटिंग कर रहे हैं। फंक्शन से हम आउटपुट वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, तो इनपुट दे देंगे, आउटपुट हमें मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मैं एफ ऑफ a + 2 पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल एफ ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 3x + 2x + 3, वही फंक्शन मैंने ले लिया। जस्ट x की जगह आप लोगों ने पुट करना है a + 2, इस x की जगह भी a + 2, इस x की जगह भी a + 2, बाकी चीज़ अपनी जगह पर। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 3 अपनी जगह पर। अभी इस a + 2 पर जब हम स्क्वायर लेते हैं, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² एंड +2ab, ठीक है। तो यही फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करके ये वाला जो है कैलकुलेट करेंगे। सो a² + 2² विच इज़ b² + 2ab विच इज़ 2a × 2, दिस इज़ b एंड दिस इज़ a। अच्छा जी, यहाँ तक। अब प्लस ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2a, और फिर ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा कि +2 2 ज़र 4 बनेगा, ठीक है। और +3 जो है वो अपने जगह पर। अच्छा, नेक्स्ट 3 अपने जगह पर, a² 2² मीन्स 4 एंड 2 2 ज़र 4a, ठीक है। और ये +2a अपनी जगह पर, और 4 और 3 को हम ऐड करके 7 बनेगा,
ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3a² फिर बनेगा 3 4 12 और फिर बनेगा 3 4 12a, ठीक है। और ये 2a+7 अपनी जगह पर। अच्छा जी, अभी ये 3a² अपनी जगह पर और ये 12a और 2a जो है ये लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिस तरह उसकी साइन के मुताबिक। तो ये दोनों पॉजिटिव है, मीन्स दोनों सेम लाइक टर्म्स है, इसको हम ऐड करेंगे। सो 12 + 2 = 14a। अच्छा, अब ये +12 और +7 ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी लाइक टर्म्स है। 12 + 7 को ऐड करके 19 बनेगा। तो f(a+2) हमने मालूम किया, f(a+2) से ये वाला फंक्शन बन रहा है, इसका आउटपुट हमें ये मिलेगा। तो अगर नंबर है तो नंबर को आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और उससे नंबर आएगा। ये दोनों हमने कर ली, ये एक्सप्रेशंस थे, तो इससे हमें एक्सप्रेशन ही मिलेगा। तो 3a² + 14a + 19 ये वाला फंक्शन, ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा a+2 से, ठीक है जी। तो ये था फंक्शन, और फंक्शन को जो है फंक्शन के लिए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने उसका आउटपुट वैल्यूज़ मालूम की, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फंक्शन की ग्राफ्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, और शायद उसके बाद फिर जो है हम फंक्शन के टाइप्स वगैरह। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हो या उस टाइम पर जो है आपको जो है टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट lecture. Thank you.